प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम है। आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं किसान उत्पादक संगठन पर, यानी आप जानते हैं एफपीओज किस तरह से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की, किस तरह से एफपीओ से आप लाभ कमा सकते हैं, या फिर जो किसान साथी एफपीओ को रजिस्टर्ड कर चुके हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ एफपीओ के बारे में नई जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं विशेषज्ञ। आइए मिलते हैं उनसे। आज हमारे साथ हैं बलविंदर सिंह गिल, आप संयुक्त रजिस्ट्रार हैं सहकारिता विभाग में और साथ ही आप प्रबंध निदेशक हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कोटा में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं सभी कृषि दर्शन देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं बलविंदर सिंह गिल, मैम मेरा परिचय दे ही चुकी हैं। जी सर, हम आपसे बात करेंगे एफपीओज पर विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि एफपीओ भारत सरकार की एक नई पहल है। भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले देखा नहीं गया, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की इस आधारभूत जो एक नया विषय दिया है किसानों को एक लाभ कमाने का, आगे बढ़ने का, कृषि के विकास का, तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई हमारे भारत में, इस पर हम जानना चाहेंगे। जी हेमलता जी, देखिए कृषि हमेशा से ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है और खास करके कोरोना काल ने एक नई आयाम दिए हैं कृषि को, जब पूरा सभी अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर धराशायी हो रहे थे। कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसने न केवल लोगों को जीविका दी, एक अपनी एक ग्रोथ बनाए रखी, बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की। और ये आगे का पैमाना है। भारत सरकार को भी इस चीज़ का अच्छे से एहसास हुआ कि अब इसमें कुछ नया भी करने का समय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 फरवरी 2020 को इसको, ये जो एक पहले से एक कॉन्सेप्ट चली आ रही थी एफपीओ, इसको एक मिशन मोड में, एक नए रूप में, एक नई सिनर्जी के साथ इस कॉन्सेप्ट को पेश किया। और इसका कारण यही है कि जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कृषि का, विशेष रूप से जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जोत वाले किसान हैं, उनके लिए इस एफपीओ की कॉन्सेप्ट को भारत सरकार लेके आई। जो किसान साथी छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, लघु और सीमांत जो किसान हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदे की बात है अगर वो एफपीओ में रजिस्टर करते हैं एफपीओ। सर, एफपीओ को किसान साथी किस तरह से समझे? क्या इसके लिए समूह बनाना पड़ेगा या फिर जो आमतौर पर हम देखते हैं कि हम मिलकर काम कर लेंगे? एफपीओ का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या है, ये बताएं। देखिए, बिल्कुल जो एफपीओ की शुरुआत है वो यहाँ से अपने को समझने पड़ेगी कि उसके लिए एक किसानों का एक संगठन बनाना है। मैदानी क्षेत्र में उसके मापदंड रखे गए हैं। 300 किसान मिलकर के एक एफपीओ बनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो हैं देश के, वहाँ पर 100 किसानों से एक एफपीओ बनता है। इसके लिए 2 प्रावधान ब्रॉडली हमारे पास हैं। एक कंपनी एक्ट है, भारत सरकार का कंपनी एक्ट है, उसके तहत एक कंपनी के रूप में, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में किसानों की एक संस्था बनाई जाती है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप प्रारंभिक रूप से 10 किसानों से भी कर सकते हैं, परंतु जो आगे के आपको परिलाभ मिलने वाले हैं उस एफपीओ के आगे उन सदस्यों को जोड़ करके ही किसानों को उसके आगे के योजनाओं के लाभ मिलते हैं। तो आपके कहने का जो मतलब, हम किसान साथियों को बता दें, किसान साथियों अगर आप एफपीओ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो कम से कम 10 किसान साथी मिलकर एफपीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सर बता रहे हैं, लेकिन कम से कम 10, लेकिन सदस्य उसमें 300 ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। 300 होने के बाद ही आप लाभ, अपेक्षित संख्या जो उसकी 300 है। और कम, मैं इसमें निवेदन कर रहा था कि कंपनी एक्ट है और दूसरा एक सहकारिता एक्ट है जो हर प्रदेश का अपना एक्ट होता है,
उसके तहत सहकारी समिति। तो ये दो ब्रॉड तरीके हैं एक एफपीओ बनाने के। उसके तहत संगठित होकर के हम फिर उसके आगे की उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करते हैं। सर, इसमें रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो पात्रता क्या होगी, मतलब कौन किसान है जो समूह बना सकते हैं, वो भी आपसे जानना चाहूँगी। मैं इसमें निवेदन करूं कि एक तो किसान और किसान के साथ जो हमारे कृषि के संबद्ध सेक्टर हैं वो सब किसान की परिभाषा में आते हैं, जिसमें हमारे डेयरी के किसान हैं, मधुमक्खी पालक हैं, मत्स्यिकी के किसान हैं, उद्यानिकी के किसान हैं, इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, ये भी सभी किसान की परिभाषा में है। उन सब के भी एफपीओ बनाए जाते हैं। कोई भी इस सारे सेक्टर से जुड़े हुए लोग, अब देखिए उसकी जो पात्रता है, किसान हो चाहे वो स्वयं की उस पे भूमि पर पात्र कृषि कर रहा हो या खेतीहर किसान जो बटाईदार हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल होने का अधिकार है। इसके अलावा जो आपके महिलाओं की हम बात करना चाहेंगे। महिला किसान अगर इस वक्त रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जैसे किसानों के बारे में आपने बताया कि अगर भूमि है नहीं है और बटाईदार है तो भी कर सकते हैं, बटाईदार भी इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं। लेकिन एक और भ्रांति आती है, कई बार ऐसा महिला किसानों से जब बात होती है तो कि हमारे नाम तो जमीन नहीं है, फिर हम एफपीओ में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, तो इस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, महिलाओं को तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, बहुत ज्यादा जोर है सरकार का कि महिला कृषकों को इसमें भागीदारी दी जावे। महिला हो सकता है उसके स्वयं के नाम पे भूमि ना हो, परंतु आप जानते हैं हमारी कृषि का आधार हमारी महिलाएं हैं, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हमारी महिलाएं हैं। चाहे कृषि या कृषि से जुड़ी हुई जितने भी संबद्ध सेक्टर हैं, महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सरकार एक्सक्लूसिव एफपीओ, महिलाओं के एफपीओ भी बनाने का बिल्कुल बिल्कुल उसको विशेष जोर है। जिनके नाम भूमि नहीं है, यानी खेती में जिनका नाम नहीं है, या फिर वो बटाईदार हैं, अगर महिलाएं खेती कर रही हैं तो वो भी एफपीओ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भी उसमें भागीदारी कर सकते हैं। वो मूल रूप से सब भूमिधारी किसान होते हैं, परंतु ऐसे सदस्य जो जिनके पास स्वयं की कास्ट की भूमि ना हो, परंतु वो स्वयं के स्वामित्व की भूमि ना हो, परंतु वो ठेके पे खेती लेते हैं, बटाई पर लेते हैं, वो सब किसानों को इसमें कवरेज दी जाए। अब सर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो समझ लेंगे किसान साथी, लेकिन प्रशिक्षण भी चाहिए, क्योंकि एफपीओ की जो कार्यप्रणाली है उसको समझना, किस तरह से इसमें आवेदन करना है, क्या फायदा होगा, फायदा कैसे लेना है, क्योंकि एक बड़ा समूह बनना है, तो इसके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है सर? देखिए, इसके लिए एक तो आप ये समझ लें, एक भारत सरकार ने जो ऊपर से स्ट्रक्चर लेकर के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, आपके ब्लॉक लेवल पर, विकास खंड लेवल तक का स्ट्रक्चर बनाया है। भारत सरकार लेवल पर जो एक एसएफएसी करके संगठन है, जो कंपनी एक्ट के हमारे एफपीओ हैं, वो एसएफएसी जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, जो हमारे लघु किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। वो एक नोडल संस्था के रूप में काम करता है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अलावा जो नाबार्ड एक हमारी बहुत, आप जानते हैं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है नाबार्ड कंपनी एक्ट और कंपनी एक्ट के साथ साथ सहकारिता एक्ट दोनों को ही कैटर करता है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन है, एनसीडीसी नाम से हमारी दिल्ली में, वो सहकारिता के संगठन देखता है। तो ये तीन एजेंसियां भारत सरकार लेवल पर, और इनकी ही एजेंसियां जितने भी प्रशिक्षण क्षेत्र है जो राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उस यहाँ तक कि संभाग स्तर और जिला स्तर के भी जो प्रशिक्षण संस्थान है, सब जगह निःशुल्क हमारे किसान साथियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए एफपीओ के बारे में प्रशिक्षण की सुविधा की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर हमारे राजस्थान के किसानों को प्रशिक्षण लेना है तो क्या वो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, वो कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ के कृषि उपनिदेशक साहब से संपर्क करें। उसके अलावा एक डीडीएम जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड के होते हैं, उनसे संपर्क करें। उनकी निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था केवीके और उसके अलावा जिस भी स्तर का वो प्रशिक्षण किसान चाहते हैं उनकी सुविधा उपलब्ध है। जी सर, एक और बात जानना चाहेंगे, एफपीओ रजिस्टर्ड किसान कराना चाहते हैं, लेकिन उनको आजकल हम देख रहे हैं मशीनीकरण भी बढ़ रहा है, बहुत सारे किसान साथी जो है वो हायर करते हैं मशीनें, क्योंकि मजदूर उपलब्ध नहीं है, काम करने वाले लोग उपलब्ध नहीं है, तो क्या इस तरह का काम भी एफपीओ के माध्यम से कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है हेमलता जी मैडम आपने। देखिए, किसान की जो मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो जब अपनी कृषि का प्लान करता है, वहां से लेकर के जो उसको कृषि के आदान चाहिए, खाद, बीज, दवाइयाँ, कृषि यंत्र,
जो भी चीज़ें आवश्यकताएं चाहिए, उसके बाद में उसको मंडाई के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए जो चीज़ें, जो भी इम्प्लीमेंट्स चाहिए, और उसके बाद मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, अंत तक की पूरी किसानी से जुड़े हुए हर वो काम जो एक किसान को या किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित अलाइड सेक्टर के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम, हर एक की सुविधा है। और जो ये मशीनों का आपने फरमाया, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए विशेष रूप से एफपीओ पर सब्सिडी का प्रावधान है, और यही एक सरकार का लक्ष्य है कि किसानों तक एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचे, और मूलभूत टेक्नोलॉजी जो अभी तक हमारा लघु सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर तक का, 2.5 बीघे तक का किसान जो नहीं ले पाता था, वो भी उसकी एक्सेस में हो, वो भी उसकी सुविधा। तो इसका मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो एफपीओ के माध्यम से संचालित कर सकते हैं किसान, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक नवीनतम उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, कि अभी जो तकनीकी का नवीनतम भारत सरकार का जोर है किसान ड्रोन पर। जब किसान को स्प्रेयर, बीज, बहुत सारी सुविधाओं के लिए जो ड्रोन की आवश्यकता, जो एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, उसको भी एफपीओ के तहत पात्रता दी गई है। उसमें 80-90% तक का अनुदान की व्यवस्था। बहुत ही अहम और बहुत ही अत्याधुनिक जानकारी हम इसको कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कृषि क्षेत्र में जोड़ने जा रही है भारत सरकार, कि अगर किसानों का समूह मिलकर अगर ड्रोन की व्यवस्था लेना चाहता है तो उस पर भी सरकार अनुदान दे रही है, और उससे तो काम बहुत आसान हो जाएंगे। खेतों की निगरानी करना है या फिर खेती के जो काम है, जैसे बहुत सारे दवा छिड़काव करना है, बहुत सारी चीजें, तो वो आसान हो सकती है और समूह को लाभ मिलेगा, सभी किसानों को। अनुदान के साथ साथ मैम उसके प्रशिक्षण, उसके चलाने का, उसका एक विधिवत प्रशिक्षण होगा, वो भी निःशुल्क, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार ने। सर, प्रशिक्षण की बात आ रही है और टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, तो युवाओं के लिए किस तरह से एफपीओ जो हैं वो इनकम सोर्स जनरेट करने का साधन हो सकते हैं, क्योंकि युवा भी कृषि से जुड़े हुए हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आना चाहते हैं, तो फिर क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार का इस एफपीओ के माध्यम से सारा जोर ही कृषि उद्यमी बनाने पर है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बनाने के उस पर सारा जोर है, और उसके लिए एफपीओ को पूरा पेशेवर बनना होगा। और वो पेशेवर होना जैसे सीईओ है, एक कंपनी के सीईओ के रूप में ही एक प्रोफेशनल तरीके से ही एफपीओ को रन करना है, क्योंकि एक बड़ा समूह है और बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए युवाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, युवा किसान जुड़ते हैं, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमारे पास पूरे देश से आने लगी हैं इस मामले में, जहां युवा अपना बड़ी भागीदारी करने लगे हैं, जागरूकता के साथ इसमें पूरी शमूलियत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जी, हम सर एफपीओज पर बात कर रहे हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, किसानों को अभी पूरी जानकारी नहीं है, किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अगर हम भारत में बात करें तो इसकी सफलता की रेट को आप किस तरह से देखते हैं? कोई उदाहरण हमारे सामने है ताकि किसान प्रेरित हो सकें एफपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए? जो 10,000 नए एफपीओज इस नई कॉन्सेप्ट में बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का मिशन है, उसके तहत लगभग 2500 एफपीओ आज की डेट तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उसमें से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पूरे देश से हमारे सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक रामपुर उत्तर प्रदेश में एक एफपीओ बना है, जहां युवाओं ने, उसमें भी पर्टिकुलरली हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज उस 2 साल पहले बने उस एफपीओ में 2,500 किसान जुड़ चुके हैं। अब 300 की बात लोगों को लग रहा होगा कि संख्या बहुत बड़ी, वहाँ 2,500 किसान जुड़ चुके हैं, और वो सब्जी उत्पादक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, छोटे छोटे किसान हैं। और उन्होंने साइलोज बनाया है जो स्टोरेज है, और उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जिससे सब्जियां, दूध वो लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी पेरिशेबिलिटी नहीं। तो ये इसी प्रकार से हम अपने प्रदेश में आए, राजस्थान में अपने प्रदेश में भरतपुर में नेफेड के माध्यम से एक हनी फेड नाम से एक हमारा एफपीओ बना है, जी, बी कीपर्स का, मधुमक्खी पालक किसानों का। और उस एफपीओ ने काफी अच्छी सफलता अर्जित की है। उसको पतंजलि और डाबर इत्यादि जो उनके साथ टाई अप करवाया, मतलब वहां तक उसको लेके जाया जा रहा है। हम बात करेंगे सर, जो किसान साथी अपने एरिया को सबसे पहले उन्हें समझना होगा कि वहां की विशेषता क्या है, क्योंकि वो जब तक विशेषता नहीं समझेंगे तो उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे। हम प्रसंस्करण की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं वो अक्सर मार्केट में ज्यादा वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, मुनाफा भी ज्यादा देते हैं, तो उसमें एफपीओ कितना सक्सेस हो सकता है? खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करें, बिल्कुल मैम, किसान के सभी उत्पाद, चाहे खाद्य प्रसंस्करण हो या जितने भी उस किसान के उत्पाद हैं, वो प्रसंस्करण के माध्यम से ही हम उसका मूल्य वर्धन कर सकते हैं। ग्रेडिंग से शुरुआत करिए आप, किसान अपनी उपज उपजाता है, अगर वो ग्रेडिंग कर करके और उसकी पैकेजिंग
उसकी क्लीनिंग पैकेजिंग करके उसको बेचता है सीड क्वालिटी, तो वो डेढ़ा उसकी दाम 1.5 गुना हो जाती है। आप गेहूं का लीजिए 2000-2100 तक मैक्सिमम बिकने वाली, जब आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं तो वो 3000 रुपए क्विंटल मिलती है। तो जबकि उसमें खर्चा सिर्फ आप देखें ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपए क्विंटल का है। तो आवश्यकता है इस चीज की जागरूक, एफपीओ का यही प्रयास है। इसके आगे लेके चले तो आप जैसे दुग्ध उत्पादक किसान है वो उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं। हमारे पूरे देश में बहुत सारे ग्रुप्स जो दाल उत्पादक किसानों के हैं, जो दालें पल्सेस उगाते हैं, उन्होंने दाल बना करके पैकेजिंग करके बेचनी शुरू कर दी एफपीओ के माध्यम से। यही इसका रास्ता है और यही आप देखिए आने वाले 2-3 सालों में ये पूरी तरह से भारतीय कृषि का प्रतिमान बनेगा एफपीओ, और किसानों को एक नई पहचान देगा। और इसमें सरकार ने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई, इसमें हर तरीके के वॉलंटरी सहयोग को रखा है। आप कर सकते हैं, जो पोटेंशियल आप में, जो कार्यक्षमता आप में है, आप उस क्षेत्र में जाके एफपीओ रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान साथियों सिर्फ ये किसान साथियों के लिए नहीं है, आप ग्रामीण इलाकों में जहां भी जो भी कार्य में आप दक्ष हैं, जो भी आप काम कर सकते हैं, आपके एरिया में जो भी संभावनाएं हैं वो तलाशिए। एफपीओ रजिस्टर करके आप बहुत सारा मुनाफा ले सकते हैं, सरकार आपके साथ है। सर, हम सहकारिता विभाग की बात करना चाहेंगे। एफपीओ रजिस्टर करना एक प्रक्रिया है, सहकारिता विभाग किस तरह से एफपीओज को प्रमोट कर सकती है या फिर किसानों के लिए लाभकारी है? देखिए, सहकारिता हमारे यहाँ 110 वर्ष पुराना, लगभग 115 वर्ष पुराना आंदोलन है और पूरे विश्व में भारत के सहकारिता की एक अलग पहचान है। और अगर प्रदेश की बात करें तो बहुत अलग पहचान है इन चीज़ों। हमारे किसानों का बहुत नज़दीक का रिश्ता सहकारिता और कृषि किसानों का रहता है। तो ऐसे में जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, उनको भी भारत सरकार एक तरीके से एफपीओ का रूप ही दे रही है, क्योंकि वास्तव में वो एक और बड़ा एफपीओ थे। वहां 500 से 1000 सदस्य होते हैं। सहकारी समितियां पहले से गांव में काम कर रही हैं, वो भी एफपीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे जो वर्तमान सहकारिता मंत्री हैं, पहले सहकारिता अमित शाह साहब, उन्होंने पिछले दिनों अनाउंस भी किया है कि हम सभी पैक्स जो हैं, हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, हमारी लैम्प्स हैं, इनको हम एफपीओ का रूप देने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने इलाके की सहकारी समिति से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि वो इस एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी जानकारी आप ले लें। तो आपके एरिया में जो सहकारी समिति काम कर रही है उनसे जरूर आप संपर्क करें, ताकि आप पूरी विस्तार से जानकारी। सर, स्पेशली हम जो प्रक्रिया की जो सबसे अहम बात है वो आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के कागजात की जरूरत पड़ती है जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है? संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अब तो आप सीधे एसएफएसी के पोर्टल पे चले जाएं। आजकल तो आपके मोबाइल में है, आप एसएफएसी टाइप करिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए और किसान साथी, उसमें सारा डेटा आप आगे से आगे खुलता चला जाएगा। किसान के लिए एक सिंपल इतना सा ही चाहिए, भारत का नागरिक हो, वो किसान हो, किसान स्वयं के नाम बैंक खाता हो, आधार कार्ड हो, बस ये बेसिक पहचान की चीजें, उसको आप करते जाइए, उनको सदस्य बनाइए, आगे से आगे सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। सर, संक्षेप में संदेश क्या देना चाहेंगे? जो लोग एफपीओ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरे किसान साथियों से जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये इस योजना को आप इसकी जानकारी लें। आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक, आप अपने गांव से ही शुरुआत, आप अपने मोबाइल से इसकी जानकारी प्रारंभ कर सकते हैं और उसके बाद प्रशिक्षण लीजिए, जागरूक होइए, इससे जुड़िए, अपनी कृषि को सुगम बनाइए, अच्छे से अच्छा उत्पादन लीजिए, फिर उसकी ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, उसमें मूल्यवर्धन करिए, अच्छे से अच्छा रेट लीजिए और देश के विकास में भागीदार बनिए। देश के विकास में भी और अपने भी आर्थिक विकास में। जी। बहुत ही अहम जानकारियां आपने एफपीओ पर किसान साथियों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहुत किसान साथियों, जैसा कि आपने पूरे कार्यक्रम में जानकारियां ली हैं, एफपीओ आपको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार की नई पहल है। आप इससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ आप अपना आर्थिक विकास करेंगे, देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देंगे। आज का कार्यक्रम बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए, कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।